माथुरी कलाल हाजिर हूं लेकर देश का सवाल और कहूंगी बार बार कि देश को जवाब दो। आज हिंदुस्तान पूछ रहा है क्या बंगाल में भाईजान की री एंट्री टीएमसी और दीदी के लिए खतरे की घंटी है। सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल में अपनी पार्टी अपना आधार खो चुके ओवैसी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने इस इलाका भी वो चुना है जहां से पूरे बंगाल के मुसलमानों को साधा जा सकता है। मुर्शिदाबाद की 70% मुस्लिम आबादी के सामने ओवैसी की एंट्री के बाद त्रिकोणीय चुनाव होगा। उनको ममता दीदी, कांग्रेस और भाईजान में से किसी एक को चुनना होगा, यानी मुस्लिम वोट बैंक बंटना तय है, यानी खेला होगा। भाईजान और दीदी को परेशान करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। ओवैसी के साथ ही दीदी के सामने दूसरी परेशानी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी होंगे। कैसे समझ जाइए, क्योंकि दीदी को 26 सीटों पर भाईजान के जो दूसरे एक और भाई हैं सिद्दीकी, वो सीधी टक्कर 26 सीटों पर दे रहे हैं। कम से कम 100 सीटों पर दीदी के खिलाफ प्रचार करेंगे, जिसमें नंदीग्राम भी होगा, यानी टीएमसी और दीदी के वोट बैंक पर दोहरी मार पड़ना तय है। अब दीदी मंच पर खड़े होकर कलमा पढ़े या तुष्टीकरण की नीतियां लाकर मुस्लिमों को खुश करने की कोशिश, उससे मुस्लिम कितने खुश हैं इसका जवाब 2 मई को मिल पाएगा। लेकिन फिर लौटे भाईजान, दीदी कैसे होगी परेशान, इसी मुद्दे पर आज करूंगी बहस। सवाल सुन लीजिए, क्या ओवैसी की वापसी से ममता दीदी परेशान है? क्या ओवैसी बंगाल में दीदी का खेला खराब करेंगे? क्या ओवैसी अब्बास दीदी पर भारी पड़ने वाले हैं? देश को यह जवाब दीजिए, क्या ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी ममता दीदी की सत्ता पाने का सपना तोड़ देंगे और दीदी की जो परेशानी है, क्या ओवैसी की वापसी से मुस्लिम वोट में बिखरावता है? ये सवाल इसलिए, ये ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक विश्लेषकों का आज विश्लेषण भी होगा कि क्या जो A2 फैक्टर, जिसके बारे में बंगाल की सटीक विश्लेषण की जानकारी मैं आपको देती रही, वो A2 फैक्टर जहां अब्बास प्लस ओवैसी की बारी आ रही थी, तो माना जा रहा था कि क्या साथ में आकर मुस्लिम वोटों का जो बिखराव है वो दीदी के लिए भारी पड़ने वाला है, या अब ना सिर्फ दीदी, अब्बास सिद्दीकी भी और ओवैसी, 3 में जब ये बंटवारा होगा तो फायदा किसे होने वाला और क्यों दीदी परेशान है, इसी पर सवाल जवाब करूंगी। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। ओवैसी का जंगे ऐलान, दीदी से नाराज मुसलमान। तो ममता बनर्जी भी शुरू हो गई, ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे भाई, आखिर में ही मिला क्या? तुम लोगों को करार नहीं है भारत में? ओवैसी की बंगाल में री एंट्री, दीदी के लिए बजी खतरे की घंटी। बंगाल में ओवैसी देंगे चोट, दीदी कलमा से नहीं मिलेंगे मुस्लिम वोट। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दीदी के चुनावी हिंदुत्व और तुष्टीकरण का असली रंग बंगाल को समझ में आ चुका है। चुनावी हिंदुत्व पर बीजेपी ने दीदी को घेर रखा है, तो कलमा और तुष्टीकरण पर अब्बास सिद्दीकी और असदुद्दीन ओवैसी ने दीदी के जाल में फंसकर अपनी पार्टी, अपनी टीम और अपना आधार खो चुके ओवैसी ने बंगाल में फिर री एंट्री का ऐलान कर दिया है। सूत्रों की माने तो ओवैसी ने बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में 13 उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, जिसका ऐलान ओवैसी 27 मार्च को सागर दिघी की जनसभा में कर सकते हैं। बता दें, मुर्शिदाबाद में 70% मुस्लिम वोट हैं और 22 विधानसभा सीटें आती हैं। मुर्शिदाबाद को कांग्रेस का परंपरागत गढ़ माना जाता है। 2016 में कांग्रेस लेफ्ट ने 7 में चुनाव लड़ा और 18 सीटें जीती। 2016 में टीएमसी को मुर्शिदाबाद में केवल 4 सीटें मिली थीं। 2016 में बीजेपी की हाथ मुर्शिदाबाद में एक भी सीट नहीं आई थी। लेकिन अब ओवैसी की एंट्री से यहां खेला होने वाला है, क्योंकि दीदी की शह के बाद ही बंगाल में ओवैसी की पार्टी के नेता जमीरुल हसन ने ओवैसी को धोखा दिया। इससे पहले अब्बास सिद्दीकी ने उन्हें बंगाल बुलाया और फिर लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। बीच में तो ओवैसी के पार्टी के नेता उन्हें बंगाल में ममता की टीम बी बनने तक के लिए कह रहे थे, लेकिन ओवैसी ने कहा कि वो किसी की टीम बी नहीं बनेंगे। मैं किसी का नहीं हूं,
ना कभी किसी का रहूंगा। इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा इंशाअल्लाह। ओवैसी के मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ने की वजह से आसपास की कम से कम 50 सीटें प्रभावित होंगी, जहां मुस्लिम वोट बैंक बटेगा। वहीं पीरजादा को लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन में 26 सीटों पर चुनाव लड़ाया जा रहा है और वो पूरे बंगाल में प्रचार करेंगे, यानी ओवैसी और अब्बास की आंधी 39 सीटों पर सीधा असर और कम से कम 100 सीटों पर प्रभाव डालेगी। इसका चुनाव पर क्या असर होगा वो भी समझ लीजिए। बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है। 294 में से 130 सीटों पर मुस्लिम जीत हार तय करते हैं। 2016 में टीएमसी ने मुस्लिम वर्चस्व वाली 90 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार मुस्लिम इलाके वाली सीटों पर ओवैसी की री एंट्री और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की बगावत से कम 100 सीटों पर तो खेला होगा ही, यानी दीदी का तुष्टीकरण फेल हो सकता है। अब्बास सिद्दीकी की नाराजगी और भाईजान की बंगाल में री एंट्री से लैला का चुनावों में खेला तय है। इसीलिए आज हिंदुस्तान का सवाल है, क्या ओवैसी की री एंट्री टीएमसी के लिए खतरे की घंटी? देश को जवाब दो। देखिए, मुस्लिम वोट में बिखराव तो तय है, लेकिन इससे क्या दीदी परेशान है? क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं, वही अब्बास सिद्दीकी जो कभी दीदी के हाथ पकड़कर उनको सत्ता तक ले जाने के लिए कमान बने थे, आज वो सिद्दीकी दीदी से नाराज हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमानों की अनदेखी की गई। सिद्दीकी एक ऐसी जगह से आते हैं जहां 130 सीटें, जो 294 में से 130 सीटें मुस्लिम सीटें, जिन पर वो असर डालते हैं। ओवैसी पहले जाते हैं, अब्बास सिद्दीकी से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, भाईजान कहते हैं कि हम दोनों साथ आएंगे। तब दीदी की मुश्किलें बढ़ी थी, लेकिन फिर ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप ऐसा हुआ कि किसी ने कोई समझ पाता उससे पहले ओवैसी ने यह ऐलान कर दिया कि अब हम अकेले आएंगे। लेकिन इस अकेले ओवैसी के आने से दीदी की परेशानी कितनी बढ़ेगी, इसी पे डिबेट की शुरुआत कर रही हूं। तब सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपको मिलवा देती हूं। आज मेरे साथ इस डिबेट में मेरे सहयोगी, सबसे पहले मैं बता देती हूं कौन कौन रहेगा। आज मेरे साथ इस डिबेट में एसके दत्ता साहब जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, बहुत बहुत स्वागत सर। ऋषि मिश्रा है, राजनीतिक विश्लेषक, स्वागत सर। अल कादरी, इस्लामिक स्कॉलर, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। मेरे साथ विजय मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी से। सौरभ सिकदर, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत सर। और अब से कुछ देर में मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ फुरफुरा शरीफ से श्वेता जुड़ी हुई है, मेरी सहयोगी। कोलकाता से प्रत्युष और कोलकाता से ही मलिका जुड़ी हुई है। सबसे पहले बेस्ट श्वेता आपके पास आ रही हूं, क्योंकि हम जमीन की बात करते हैं, हम हवा वही बात नहीं करते। 294 ऐसी सीटें, जिनमें मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम का वो इलाका, दिनाजपुर वो इलाके जहां मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं और वो निर्णायक भूमिका में हैं। आप फुरफुरा शरीफ में इस वक्त हैं और ये भी वो जगह है जो अब्बास सिद्दीकी की पैठ वाली जगह है। अब्बास सिद्दीकी पहले भाईजान के साथ, अब अलग, लेकिन दीदी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा माधुरी आपने कि जिस तरीके से अब्बास सिद्दीकी ने अब एंट्री कर ली है पॉलिटिक्स में, और वो सीधे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ममता दीदी ने मुसलमानों को छला है, मुसलमानों को धोखा दिया है, तो हम ममता दीदी को एनी हाउ रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन री एंट्री जिसकी आप बात कर रही हो, वैसी की री एंट्री, ये वाकई में समीकरण बिगाड़ेगी। मुर्शिदाबाद जिससे 22 विधानसभा की सीटें आती हैं, और दिनाजपुर पूरे मिला के बात कर ले, उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर 15 विधानसभा की सीटें आती हैं। कांग्रेस का गढ़ है मुर्शिदाबाद कहा जाता है, और यहाँ 13 सीटों पर अगर अपने उम्मीदवार ओवैसी उतारते हैं, जिसके लिए अब्बास सिद्दीकी ने यह साफ कह दिया कि वो उन सीटों पर आईएसएफ के उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। बल्कि मेरा सवाल तो यह भी था कि कांग्रेस अगर उन सीटों पर उम्मीदवार उतारती है जिसपे ओवैसी भी अपने कैंडिडेट उतारे, तो क्या आप कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे? तो उनका कहना था कि मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन मिली, एक वीडियो सामने आया जिसमें कांग्रेस टीएमसी के साथ जाने की बात कर रही है, एक बड़े लीडर, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मतलब ओवैसी जहां कैंडिडेट खड़ा करेंगे, वहां अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं करेंगे, ना अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो देखिए पूरा गेम बिगड़ जाएगा, क्योंकि मुर्शिदाबाद ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। दिनाजपुर का भी इलाका, अगर उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर की बात कर ले, तो ये भी मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। तो जाहिर सी बात है, वहां एक तो आईएसएफ की एंट्री, दूसरी बात ओवैसी। आईएसएफ ओवैसी को नहीं काटेगी, लेकिन जहां पे कांग्रेस रहेगी उसको काटने के लिए आईएसएफ तैयार है। तो
समीकरण बिगड़ने वाले, और अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान दीदी को होने वाला है। सबसे ज्यादा नुकसान दीदी को। मलिका मेरे साथ लगातार बनी हुई। मलिका, 46 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। आप इतने दिन से वहां कवर कर रही हैं, क्या आप देख पाए, क्या सचमुच टीएमसी के प्रति, टीएमसी पर जो ठप्पा लगता रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है, वहां देख पा रही है आपके अल्पसंख्यकों के लिए काम हुआ हो, और दीदी की परेशानी अब इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ओवैसी की एंट्री हो जाएगी, या फिर दीदी निश्चिंत है? देखिए, दीदी निश्चिंत तो बिल्कुल नहीं है, और खासकर ओवैसी की री एंट्री के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ओवैसी के ऊपर मुस्लिम मतदाताओं को बांटने का आरोप ना लगे, इसके लिए उन्होंने पहले से ही सीमित इलाकों में ही अपने उम्मीदवार खड़े करने की बात कही थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं। 292 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही थी, दम भरा था, लेकिन अब सिमट कर सिर्फ 13 सीटों पर रह गए हैं। और यहाँ पर अगर आप जो मुस्लिम वोटर्स की बात कर रही हैं, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि ममता सरकार से बहुत खुश हैं, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण का जो आरोप ममता दीदी पर लगता आ रहा है, वो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत वो दिखाई देती है। और ओवैसी की री एंट्री से हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि लड़ाई अब दिलचस्प हो जाएगी, लेकिन ममता दीदी के लिए एंट्री, ओवैसी की एंट्री सबसे बड़ी चुनौती कौन बनेगा? प्रत्युष के पास जा रही हूँ, मलिका वापस आऊंगी, प्रत्युष के पास जा रही हूँ। प्रत्युष कलकत्ता से, सबसे बड़ी चुनौती कौन बनेगा? प्रत्युष, आप क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक वो दौर था जब अब्बास सिद्दीकी के दम पर दीदी ने वो सीटें जीती, वो वोट बैंक हासिल किया, और उस संघर्ष करके वो सत्ता की कमान तक पहुंच गई। आज वही अब्बास सिद्दीकी जब हाथ खींचते हैं दीदी से, तो समझ आता है कि दीदी की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन बौखलाहट तब बढ़ गई थी जब भाईजान की एंट्री हुई, जब वो वैसे कहने लगे कि मैं लैला हूं, मेरे तो कई मजनू हैं। देखिए, ओवैसी साहब खुद को लैला कह रहे हैं, क्योंकि ओवैसी साहब का कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि बिहार में एआईएमआईएम ने कुछ सीटें निकाली, लेकिन पश्चिम बंगाल में ओवैसी का उतनी रसूख उनकी नहीं है यहाँ पर। इसलिए देखिए, बहुत लिमिटेड सीट्स पर वो अपने कैंडिडेट उतार रही है, और उन्होंने अपने आप को लैला कहा था, लेकिन दरअसल में कहा यह जा रहा है कि वो बीजेपी के लिए चिराग पासवान है। जैसे चिराग पासवान ने भले बिहार में कोई सीटें नहीं जीती हो, लेकिन नीतीश कुमार को और जेडीयू को डैमेज जरूर कर दिया था। इसलिए कहा यह जा रहा है कि वहां इनकी फील्डिंग होगी, मतलब वहां ये अपने कैंडिडेट उतारेंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा डैमेज किया जा सके। अब दीदी की बात, दीदी अब एक समय में पीरजादा और फुरफुरा शरीफ को लेकर के दीदी का क्या रुख था, ये सबको पता है। आज के समय में अगर कोई उनसे सवाल करता है तो दीदी बहुत भड़क जाती है। पत्रकार भी जैसे ही पीरजादा का नाम लेते हैं बहुत भड़क जाते हैं। ये ओवैसी और पीरजादा, इन दोनों की एंट्री ने दीदी का खेला बहुत बिगाड़ा। ये टीएमसी के लिए खतरे की घंटी क्यों बोल रही हूं? विजय मिश्रा जी, सर आप लोगों को तो दिक्कत होगी, अब अब्बास सिद्दीकी, अब ओवैसी भी, प्रॉब्लम तो होगी सर। मैं आपको पहले संशोधन कर दे रहा हूं कि अब्बास सिद्दीकी जी कभी भी टीएमसी के इससे पहले में थे नहीं। उनका जो उनके परिवार में एक तोहा सिद्दीकी है, जहाँ के तोहा सिद्दीकी का पीरजादा, बिल्कुल जिले से बिलोंग करता हूँ। यहाँ जो है तोहा सिद्दीकी जी अभी भी ममता दीदी के सपोर्ट में है, और जितना यहाँ की जो जनता है बंगाल की, तो अब्बास सिद्दीकी जी कांग्रेस के साथ और सीपीएम के साथ अलायंस में चले गए हैं, और उनके जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं अब्दुल मन्नान, उनकी स्थिति अब इस बार दयनीय है। और इस बार बंगाल की जो जनता है, आप चाहे कुछ पत्रकार या कुछ मीडिया वाले अगर कोई नया इशू तैयार करना चाहें, लेकिन बंगाल की जनता यह तय कर चुकी है। नहीं सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि तोहा सिद्दीकी से भी हमारी मुलाकात हुई। तोहा सिद्दीकी कह रहे हैं हमें अब्बास सिद्दीकी से भी मतलब नहीं है, वो चाचा भतीजों की अपनी लड़ाई है सर, लेकिन वो लड़ाई में ही तो वोट बिखरेगा। यही तो मेरा सवाल है सर, या लड़ाई में ही तो वोट बिखरेगा भाई साहब, लड़ाई में ही तो वोट बिखरेगा सर। सौरभ सिकदर है मेरे साथ, सौरभ सिकदर, फायदा तो आपको मिल रहा है सर, फायदा तो आप लोग ले रहे हैं इसका। जैसे ही वोट बिखरेगा, आपकी बी टीम, आपकी सी टीम, सब कहलाएंगे लोग। देखिए, विजय मिश्रा जी को ले आइए, फ्रेम में ले आइए सर। इतना आप बबूला मत होइए मिश्रा जी, अभी तो चुनाव 27 को शुरू हो रहा है सर। जिन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, उसका 15% भी इन लोगों ने नहीं किया, और आज बड़ी बड़ी बात करते हैं। बंगाल की आवाम ममता बनर्जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीट मिलेगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, 2 तारीख को जिस दिन मतगणना होगी, आप मुझे जरूर उस दिन आप मुझे। अरे आप बिल्कुल आइएगा सर, आप मोस्ट वेलकम है मेरे डिबेट में, आप बोलने तो दीजिए किसी को सर। ये बौखलाहट ही तो, इसीलिए तो सवाल पूछ रही हूँ मैं, ये बौखलाहट क्यों है? शांति से जवाब दे दीजिए। सौरभ सिकदर, आप ही वजह है सर, आप लोग वजह है इनकी बौखलाहट की। कभी आप कहते हैं हम लड़ रहे हैं, कभी फिर बीजेपी की बी टीम बना के ओवैसी आते हैं, अब अब्बास सिद्दीकी अलग राग गा रहे हैं।
इनका? दीदी को कहना पड़ रहा है मैं हिंदू हूँ, दीदी को कहना पड़ रहा है। हम नहीं जानते, अजीब बात है। भाषण दे दिया, अब थोड़ा मैं बोलूं। अरे आप इतना जनसभा हो रहा है, भाषण देना है, जाके भाषण का मन। अरे आप लोग का अभी नहीं हो रहा है, आप लोग को अमृत शाह का मीटिंग कैंसिल करना पड़ रहा है, क्या करिएगा? गरीबों का वो नहीं है, 1000 रुपए गैस का दाम कर दिया। रास्ते में गुंडागर्दी करते हो, यहाँ कभी बदतमीजी करते हो, मीडिया कुछ लोग जो है जो यहाँ कभी बदतमीजी करते हो। बात करते हैं, रेल बेच देंगे, ये बेच देंगे, वो बेच देंगे। यहाँ की जनता सिखाएगी, बहुत सबक सिखाएगी। 2 तारीख को पता चल जाएगा किसको लगता सबक है बीजेपी को भाषण सिखाएगी? देने के सर लिए किसको किसी का सबक बुलाया सिखाएगी? नहीं है। सरकार में आप ही लोग हैं वहाँ, किसको सबक सिखाएगी? पता चल जाएगा आपको। बंगाल की जनता किसको नहीं, सबक नहीं, सिखाएगी? आप ही लोग हैं वहाँ सरकार में, विजय मिश्रा जी आप ही लोग हैं। इतना काहे लगता है विजय जी को भाषण देने के लिए कोई बुलाया नहीं, तो यहीं पे भाषण शुरू कर दिया है। अब मेरा बात सुन लीजिए, ऐसा है कि मुस्लिम को वोट बैंक बनाने का, मुस्लिम का वोट बैंक बनाने का जो राजनीति आपको मैंने शुरू किया था, वो आज आपके ऊपर उल्टा पड़ रहा है। मुस्लिम को वोट बैंक बनाने का जो राजनीति आपने शुरू किया था, वो आज आपके ऊपर उल्टा पड़ रहा है। इसलिए आप अपना बौखला गए हैं। कभी ओवैसी की को देख के आप डर जाते हैं, कभी अब्बास सिद्दीकी से डर जाते हैं, कभी ओवैसी की से डर जाते हैं। केवल और केवल वोट बैंक की तरह यूज किया है, मुस्लिम को केवल और केवल वोट बैंक की तरह यूज किया है। ठीक सर, सुनिए सर, ऐसे किसी को समझ नहीं आ रहा, और ऐसे एक एक करके आप बोलेंगे तो ठीक रहेगा सर, एक एक करके बोलेंगे तो ठीक रहेगा। मैं आ रही हूँ, ऋषि मिश्रा आ रही हूँ, ऋषि मिश्रा और एसके साहब को सामने लाइए। इसके साहब आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, और दोनों से ही मुझे उम्मीद है, क्योंकि देखिए चाहे वो सर्वकमल जी, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो मालदा हो, चाहे वो उत्तरी दिनाजपुर हो, दक्षिण 24 परगना हो, नादिया हो, ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, और मतलब खासकर मुर्शिदाबाद में तो कांग्रेस का अपना गढ़ हुआ करता है। लेकिन अब तो भाईजान जो हरकत कर रहे हैं, जो फिर से री एंट्री मार रहे हैं, उससे तो दीदी क्या, उससे तो कांग्रेस भी परेशान होगी, और फिर ठप्पा लगेगा कि आप तो बीजेपी की टीम है, आप काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे परेशानी तो है, तीनों पार्टी को ही परेशानी है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट फ्रंट हो, वाम फ्रंट हो। वो इसलिए परेशानी है क्योंकि ये जो 30% की जो बात लगातार दीदी करती है और बाकी लोग करते हैं, और दीदी जो कहती रहती है कि ये दूध देने वाले गाय हैं, ये 30% को लेके खींचातानी की लड़ाई हो रही है। लग रहा है कि जैसे कि 30% 3 धारा में बट गया है, एक हो गया है मेघना, दूसरा हो गया है पद्मा, तीसरा हो गया है जमुना। अब जब तीनों दिशा में तीनों चीजें जाएंगे, तो तीनों दिशा में जब चीजें होता है तो त्रिशांकु होता है, और त्रिशांकु का जब समीकरण होता है तो आप समझ सकते हो कि क्या हकीकत में क्या होता है, ना गली का ना घाट का। हकीकत ये है कि दीदी आज के डेट में इतना भौखला गई है क्योंकि दीदी ने तो पुश्तैनी वो माना था मुसलमानों को कि ये तो वोट बैंक पुश्तैनी वोट बैंक, और ये पुश्तैनी चीज है और मेरे जेब में है, और जेब से कोई बाहर को निकाल नहीं सकता है। ऋषि जी मैं बोल लूं, उसके बाद आप कृपया करके बोलिएगा। यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों हुआ है। वो इसलिए हुआ है, मैं टीएमसी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अब्बास सिद्दीकी के साथ तो तृणमूल का कभी कोई लेना देना नहीं रहा। अरे कितने सारे वीडियो हैं, दीदी ऐसे करके वो कर रही है अब्बास के सामने, और अब्बास तो दीदी दीदी करके नतमस्तक हो रही थी। वो चीज इतना ज्यादा क्यों हो गया है आज के डेट में, जिसकी लड़ाई है मुर्शिदाबाद, नदिया, 24 परगना, ये तमाम जितने सारे इलाके हैं जहां पे
टीएमसी का बोलबाला था माइनॉरिटी वोट बैंक के चलते, गलत बोल रहा है, वहां पे सीधा विकराल हो रहा है, गलत बोल रहा है। इसीलिए लड़ाई है। आप पढ़ के नहीं आते हैं, बंगाल के नहीं है, तो आप तथ्यों के आधार पे बंगाल की जरूरत नहीं है, बिना तथ्यों के आधार पे मत बोलिएगा और आप तय नहीं करेंगे कि कौन पढ़ के आता है, कौन पढ़ के नहीं आता है, आप तय नहीं करेंगे। अपनी बातें रखिए, दूसरों कांग्रेस के पास थी ना 18 सीटें थी ना कांग्रेस के पास। माधुरी जी बोलने तो दीजिए मुझे। 4 सीटें थी टीएमसी के पास मुर्शिदाबाद में। वहीं आएंगे भाईजान। बंगाल की जनता के लिए फैक्ट बता रहा हूं। हिंदुस्तान को बहुत लोग देखते हैं, सुन तो लीजिए। सब देखते हैं मुर्शिदाबाद, सुन लीजिए, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में आज मैं बैठा हूं, मैं बताता हूं। मुर्शिदाबाद, मालदा नॉर्थ, मालदा साउथ और जो आप एक और जिला का नाम बोले, क्या नाम बोले, मैं भूल रहा हूं नाम, दिनाज। सुन लीजिए मेरी बात। मुर्शिदाबाद, मालदा नॉर्थ, मालदा साउथ का विधानसभा 2016 का टैली देख लीजिए। टीएमसी को कितने सीट आए थे वहां? पीर ज्यादा यदि प्रासंगिक बंगाल के राजनीति में यदि मुसलमान अपना नेता मानता और आपके अकॉर्डिंग शरीफ की जियारत करने गए थे ना ओवैसी सबसे पहले, फुरफुरा शरीफ की जियारत करने गए थे ना ओवैसी सबसे पहले, इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि दीदी ने अल्पसंख्यकों के साथ नहीं दिया, अल्पसंख्यकों का वोट बैंक से दीदी अपना हक समझती थी। वो अब्बास सिद्दीकी हाथ छोड़कर खड़े हो गए थे, अब्बास सिद्दीकी जाकर ओवैसी के साथ। आज फिर से एंट्री हो रही है, सवाल वापस आ रही हूँ, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस लौटती हूँ, जल्द लौट रही। आज से देश को जवाब दो में हमने तय किया है कि हर रोज एक दर्शक का सवाल अपने पैनल से पूछेंगे। फेसबुक के जरिए हमारे साथ दर्शन सुमन दास से जो सवाल पूछा है हमारे दर्शक ने, सुमन दास इनका नाम है, उनका सवाल मैं अपनी डिबेट में शामिल कर रही हूं। सुमन दास ने पूछा कि ओवैसी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, फिर वो बंगाल में चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं? ये सवाल मैं अपने गेस्ट से पूछने वाली हूं। तमाम मेहमानों को ले आई टीवी स्क्रीन पर। अलकादरी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। अलकादरी साहब, मेरे एक दर्शक ने पूछा है कि ओवैसी के पास मुद्दा तो है नहीं वहां, फिर वहां बंगाल में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं बंगाल चुनाव लड़ने? देखिए मैडम, ये हमारी अपनी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि एक भारतीय भारत के किसी भी प्रदेश से चुनाव लड़ सकता है। आपने देखा कि बिहार में ओवैसी साहब ने चुनाव लड़ा और 5 विधायक वहां से जीत कर आए, महाराष्ट्र से 2 विधायक जीत कर आए। तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपनी मौजूदगी, अपना वजूद हर प्रदेश में करना चाहती है। और रहा सवाल बंगाल का, तो बंगाल में अभी आपके चैनल के जरिए मुझे मालूम हुआ कि 13 सीटों पर ओवैसी साहब लड़ने का इरादा कर रहे हैं। तो ठीक है, वहां पर जो है वो मुसलमान और दलित की नुमाइंदगी करेंगे उनके विधायक, तो इसमें बुरी बात क्या है अगर ओवैसी साहब वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं? किस लिए लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या है उनको? क्यों लगता है दीदी जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए तो हमेशा बात करती रही हैं, फिर ओवैसी साहब पहले आए, पहले कहा 292 सीटों पे लड़ेंगे, फिर घटकर 13 पे आ गए, तो ऐसा क्या हो गया? ना उन्हें अब्बास सिद्दीकी का साथ मिला, सबसे पहले आए, जियारत करने गए फुरफुरा शरीफ में, जो सबसे दबदबे वाली जगह है मुसलमानों के वोट बैंक को देखते हुए, तो साथ तो वहां कोई दे नहीं रहा, बस अपनी सियासी जमीन को तैयार करने गए हैं ना। आप मान रहे हैं ना सर कि अपनी सियासी जमीन को तैयार करने गए हैं? सुनिए, पार्टी पॉलिसीज के बारे में तो एमआईएम के प्रवक्ता आपको सही जवाब देंगे। मैं एक भारतीय होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते ये बात कह सकता हूं कि ओवैसी साहब को न सिर्फ बंगाल बल्कि सारे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि वो न सिर्फ मुसलमान बल्कि दलित और मुसलमान की आवाज है। पार्लियामेंट में ये दोनों के मसले उठाते हैं। जब विधानसभा में भी इनके लोग होंगे तो दलित और मुसलमान की विजय मिश्रा जी, अब्बास सिद्दीकी हो चाहे ओवैसी हो, चुनाव लड़े तो आप लोगों को तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप लोगों ने काम नहीं किया, आपकी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए, तो दलित और अल्पसंख्यक की नुमाइंदगी करने पहुंचे ओवैसी साहब। हम लोगों को और हमारी पार्टी को किसी से कोई डर नहीं है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। डेमोक्रेसी में हर किसी का अधिकार है। जो ऑल इंडिया में अगर बंगाल में रहने वाले अगर किसी का वोटर लिस्ट में नाम है
तो बंगाल के किसी भी सीट से भाजपा के चुनाव लड़ कैंडिडेट्स सकते हैं। जब चुनाव लड़ते हैं तो दीदी बोयरा गोतो क्यों कहती है? अरे एरा तो बोयरा गोतो, एरा बोयरा गोतो, इधर बांग्ला देखने अधिकार नहीं। दीदी क्यों बोलती है ये बात? इतना ही डेमोक्रेसी पे यकीन है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इतना ही प्यार है प्रधानमंत्री तो को ये बाहरी बोयरा बताती गोतो है। कहां से आ जाता है? रोहिंगा तो अपने हो जाते हैं, रोहिंगा तो जाएगा मेरे लाश के ऊपर से। प्रधानमंत्री जी বহিরাগত तो है, गृह मंत्री बहिरागत तो है, एरा तो सबाई बाहर और हम है बंगाल के। ये सब चीजें कैसे आ जाती है? फिर बहिरागत का मतलब क्या है? बहिरागत तो दीदी के घर के अंदर है। उनके भाईपो के जो पत्नी है वो थाईलैंड के नागरिक है। बहिरागत अगर मैं बताऊं तो दीदी के घर के अंदर बहिरागत है। प्रशांत किशोर कहां के हैं? प्रशांत किशोर बाहरी नहीं है क्या? ये बहिरागत ओड़ा आमड़ा एरा ओड़ा ये सब कहां से आ जाता है? ये सारी चीजें कहां से आ जाता है? अरे इंडिया से जो लोग आते हैं बंगाल में आके प्रदूषित करते हैं वातावरण को। बंगाल क्या इंडिया का हिस्सा नहीं है? मां माटी मानुष स्लोगन आवामी लीग का है। खालिदा जिया का चुराया हुआ स्लोगन है मां माटी मानुष। सोनार बांग्ला जब हम लोग बोलते हैं, सोनार बांग्ला ना जय बांग्ला, जय बांग्ला है शेख हसीना का स्लोगन। सारी चीजें तो वहां से चुरा के लाए। खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे किसने कहा था? बांग्लादेश के एमपी ने कहा था खेला होवे। खुल्ला के एमपी, बांग्लादेश के खुल्ला के एमपी ने कहा था खेला होवे। सारी चीजें तो ताज पड़ा हुआ है पूर्व बंगाल के साथ और सारी चीजें पूर्व बंगाल के साथ है। इंडिया के तमाम जितने सारे लोग हैं, बंगाल के कैसी हो गए हो? चाहे वो गुजरात के हो, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, बंगाल की जनता ने 18 सांसद आपसे दिल्ली में डालने का काम किया, लेकिन जब कैबिनेट में हिस्सेदारी की बात हुई वो एक भी कैबिनेट मंत्री बंगाल से नहीं बनाया। और आज करे खेला होवे, रसगुल्ला होवे, खेला होवे, ये होवे, सोनार बंगला, चांदी बंगला, ये तो है कैबिनेट में तो जगह हम्बा हम्बा रंबा रंबा का ची ये है नीति, लाया हूँ शुद्ध करने, लाया हूँ गंगा जल। जितने भ्रष्टाचारियों को रखे हैं, भ्रष्टाचारियों को जितने भ्रष्टाचारियों को भाजपा ने सिंडिकेट वाले को भाजपा ने शामिल कराया, उसको शुद्ध करेंगे। लाया हूँ बिहार का गंगा जल है, हाजीपुर का गंगा जल है, हाजीपुर का गंगा जल बताएगा कौन है? इसी गंगा जल से शुभेंदु अधिकारी को शुद्ध है। घरे घरे बेरोजगार, दुआरे दुआरे तानाशाही सरकार, घरे घरे बेरोजगार, दुआरे दुआरे तानाशाही सरकार। ये सच्चाई है बंगाल का। एक मिनट विजय मिश्रा जी ये लोकतंत्र की जो आप दुहाई दे रहे हैं ना वो टीएमसी वालों के मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप ही लोग बाहरी वर्सेस बंगाली वाला मुद्दा बनाते हैं। प्रधानमंत्री को आप बाहरी बताते हैं, बांग्लादेशियों को अपना कहते हैं। आप इंडिया वाले लोग ऐसा कहते हैं ना सर आप लोग? अरे सुनिए ना सर, मीडिया वालों को कोई जरूरत नहीं पड़ी है, मीडिया वालों को कोई जरूरत नहीं पड़ी आपकी नुमाइंदगी करने की। ना तो आप लोगों की बात कोई कर रहा है। मैं तो आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ कि अगर ओवैसी आएंगे तो आपकी नींद क्यों उड़ी हुई है? आप लोगों ने अल्पसंख्यकों के लिए काम क्या किया वो बता दीजिए। खुद अब्बास सिद्दीकी कहते हैं कि आपने धोखा दिया अल्पसंख्यकों को, आपने धोखा दिया आपकी सरकार ने अल्पसंख्यकों को। और एक महीना का इंकर आएगा और किसी के वो हमसे ज्यादा जानता है। हम उस जिले के हैं जहाँ पे अब्बास सिद्दीकी रहते हैं, हम उस जिले के हैं जहाँ पे तोहा सिद्दीकी रहते हैं। और बंगाल की जनता कोई तो आप किसके साथ है? तोहा सिद्दीकी के साथ, अब्बास सिद्दीकी के साथ या टीएमसी के साथ? क्लियर कीजिए, आप तोहा सिद्दीकी के साथ, टीएमसी के साथ है या फिर अब्बास सिद्दीकी के साथ? अब्बास सिद्दीकी प्रासंगिक ही नहीं है। बंगाल से आपका विदाई निश्चित है, इसलिए ये मुस्कुराहट है। आप मीडिया के ऊपर सवाल उठाते हैं, आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाते हैं, और इलेक्शन कमीशन तो आपका एजेंट है। राज्यपाल तो आपका प्रवक्ता है, राज्यपाल तो आपके पार्टी का प्रवक्ता है। क्या आप बात करते हैं? कोई
विजय मिश्रा इस बात पर माफी मांगे। संवैधानिक पद पर होते हुए राज्यपाल के लिए आप टिप्पणी नहीं कर सकते। राज्यपाल ने कहीं नहीं बोला कि जो है पेट्रोल का दाम कम करिए, राज्यपाल ने कहीं नहीं बोला। आप लोग कौन सी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं? फिर आप संवैधानिक पद के लिए उंगली उठाते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। संवैधानिक पद को मैं संवैधानिक पद पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी है, जिनके लिए क्या जो दुर्योधन बताती है प्रधानमंत्री को, जो दुशासन की सरकार बताती है बीजेपी को, जो दुर्योधन और दुशासन कहते हुए भी करती है, जो कोरोना बताती है प्रधानमंत्री को। मिश्रा के बयान पर ऐतराज जताता हूँ। क्या माधुरी जी आप उन बयानों पर ऐतराज जताएंगे जो विजय मिश्रा राज्यपाल के लिए एक शब्द नहीं सुनूंगी अपनी डिबेट में बैठकर। मुख्यमंत्री के लिए भी हम लोग नहीं सुनेंगे। मैं किसी के लिए नहीं सुनूंगी, मैं प्रधानमंत्री के लिए भी नहीं सुनूंगी। ये सही बात है माधुरी जी, मैं किसी के लिए भी नहीं सुनूंगी। आप यहाँ बैठकर लोकतंत्र की दुहाई की बात कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आप लोग गाली देते हैं। सुनिए, गाली हम लोग नहीं देते हैं। गाली जो है सबसे बड़ी बात समझ नहीं, प्रॉब्लम ये है जो आपके मन का ना करे वो दूसरी पार्टी का प्रवक्ता हो गया। सरकार गिराने में एक्सपर्ट भाजपा वाले, विधायकों को खरीद फरोख्त करने वाले भाजपा वाले, और संविधान की दुहाई माधुरी जी अपोजिशन पार्टियों को दे रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा। चाहे किसी भी राज्य की सरकार गिराइए, चुने हुए लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए सरकार को गिराइए और बदनाम हो गए टीएमसी। टीएमसी वाले कह रहे हैं हमें ना अब्बास सिद्दीकी से मतलब है ना ओवैसी से मतलब है, हमने बहुत किया अल्पसंख्यकों के लिए, फिर अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी करने क्यों पहुंच गए ओवैसी? जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। भाई इतना काम हुआ है मुसलमान भाइयों के लिए, वहाँ क्या दिक्कत है? फिर ये डिबेट नहीं, ये ऑप्शन मार्केट में बैठे लग रहा है। कंटिन्यू आप अपनी बात कीजिए सर। देखिए मैडम, अगर वो किए हैं तो फिर उनको उसका हक मिलेगा, अगर नहीं किए हैं तो उनके खिलाफ में वोट पड़ेगा। और मैं आपको कह रहा हूँ कि चाहे अब्बास सिद्दीकी साहब हो कि चाहे ओवैसी साहब हो, वो आ रहे हैं अपनी पार्टी का वजूद बताने के लिए। वो आएंगे तो उनके विधायक वहां पर जीतेंगे, दलित और मुस्लिम की आवाज विधानसभा में उठेगी और सबको हक मिलेगा। अब तक के जो कुछ भी हालात कांग्रेस के हो, टीएमसी के हो और वामपंथी दलों के हो, यही बात आप टीएमसी के प्रवक्ता को भी समझा दीजिए ना। वोट बैंक इस्तेमाल किया, टीएमसी के प्रवक्ता को भी ये बात आप समझा दीजिए, क्योंकि उन्होंने तो कान में रूई डाल के रखा है, आंखों पे पट्टी बांध के रखा है और सिर्फ गले से चाचा चीची हम्बा रंबा करते हैं। टीएमसी के प्रवक्ता को भी समझा दीजिए, टीएमसी के मुंह से तो फूल झड़ता है, ऐसे ऐसे बातें करता है, लगता है जैसे कि फूल झड़ते, गोलाप फूल पद्म फूल झड़ते टीएमसी मुहिम में। ममता दीदी कहती है माननीय प्रधानमंत्री के बारे में कि कंकड़ का रसगुल्ला खिलाऊंगी मैं और एक तरह से मिट्टी का लाल मोहन खिलाऊंगी ताकि प्रधानमंत्री जी का 2-4 दांत और टूट जाए। ये भाषा है ममता दीदी का, ये भाषा है ममता दीदी का, ये भाषा भी थोड़ा सा भाजपा प्रवक्ता भाग गए। आज भाजपा प्रवक्ता से मैं पूछता ये गंगा जल से कैसे शुद्ध करते हो भैया, आज लाइव दिखाओ, क्योंकि मेरे पास भी कई भ्रष्टाचारी हैं, उनको शुद्ध करना है, उनको मेरी राजनीति में लाना है। बहुत भ्रष्टाचार का आरोप है, गंगा जल छीटे ये, अब बदनाम हो गया ऋषि मिश्रा। बहुत अच्छा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे। मुर्शिदाबाद में ना सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को होगी, बताएं आपको, टीएमसी से ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को होगी। कांग्रेस की 18 सीटें, कांग्रेस की 18 सीटें, टीएमसी की 4 ही है। ओवैसी के आने से सबसे ज्यादा कांग्रेस और लेफ्ट को दिक्कत होगी, कांग्रेस और लेफ्ट की होगी दिक्कत है कि कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही चुनाव कैसे लड़ना है वहाँ। चाल चोर किसको बोलता है, जानती है कैसे चुनाव लड़े, लेकिन गंगा जल के बारे में कैसे शुद्ध करते हैं, भाजपा के बारे में बोलता है, बंगाल के जनता टीएमसी के बारे में बोलता है, तो शुद्ध करे ये वाले को ले बदनाम हो गया सिंडिकेट, ये सारे चीजें टीएमसी की उपलब्धि है। बंगाल के जनता ने एनसाइक्लोपीडिया दे दिया है उपलब्धियों का, राष्ट्रीय चाल चोर, कटमानी, सिंडिकेट, क्या चीजों का उपलब्धि है टीएमसी के बारे में, बीजेपी के बारे में बंगाल के जनता नहीं जानता है, बीजेपी के बारे में बंगाल के जनता
बताइए माधुरी जी को सिखाइए कैसे करते हैं आप लोग, कैसे करते हैं आप लोग, कैसे सिद्ध करते हैं, बोलते हैं सिद्ध कैसे करते हैं, बंगाल कैसे करते हैं। दीदी या भाईजान, ये बंगाल की जनता को तय करेगी, ये बंगाल की जनता, ये बंगाल की जनता तय करेगी। ऋषि क्या प्रॉब्लम है सर, क्या प्रॉब्लम? ये नहीं करेंगे तो मैं आप पे ध्यान नहीं दूंगी क्या? किसको कह रहे हैं भोली है, नहीं भोली है? अरे सर मेरा छोड़ दीजिए, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। मैं बंगाल जानती हूँ, बंगाल गई हूँ, बंगाल जा रही हूँ। आप सुनिए मेरी बात, बंगाल में बंगाल के लोगों को लगता होगा कि मैं बाहरी हूँ, लेकिन बाहरी नहीं हूँ सर, मैं भारत की हूँ, कहीं भी जा सकती। प्रॉब्लम ये है कि टीएमसी के लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री बाहरी हैं, लेकिन बांग्लादेशी भाई उनके हैं, रोहिंग्या अपने हैं, लेकिन गृह मंत्री बाहरी हैं। ये जो बाहरी बंगाली वाला सर आप खेल खेल रहे हैं ना, इसमें दीदी प्यारी लग रही है कि भाईजान वो तो जनता बता देगी आपको 2 मई को, और आपको बौखलाहट जो है वो सामने दिख रही है। फिलहाल तमाम मेहमानों का शुक्रिया। डिबेट में इतना ही, कल फिर तय वक्त पर।